नमस्कार, मैं कुसुम चौहान आज आपके सामने लेकर आई हूँ अलंकार भाग 2। अलंकार भाग 1 में हमने पढ़ा था अलंकारों का परिचय। अलंकार भाग 2 में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द अलंकारों के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो कि एक शब्द अलंकार है और कक्षा 11 और 12 दोनों के छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु शब्द का अर्थ है पीछे या बार बार और प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण। अनुप्रास दो शब्दों के मेल से बना है, अनु अर्थात पीछे और प्रास अर्थात वर्ण, अर्थात जहाँ कोई समान वर्ण एक के पीछे एक बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो अनुप्रास की परिभाषा है जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या नहीं, अनुप्रास अलंकार होता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस काव्य में किसी वर्ण विशेष से शुरू होने वाले शब्दों की अधिकता होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में हम देखें तो यहाँ पर तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर ये सभी शब्द त वर्ण से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि त वर्ण की आवृत्ति हुई है। त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकारों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अनुप्रास अलंकार के प्रमुख 5 भाग हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और 5वां इसका भेद है श्रुत्यानुप्रास। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका भेद छेकानुप्रास। जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है, अर्थात किसी कविता में यदि किसी एक वर्ण से प्रारंभ होने वाला एक शब्द आए और उसका जो दूसरा शब्द है वह भी उसी वर्ण से प्रारंभ होने वाला हो, तो इस प्रकार से एक वर्ण की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर छेकानुप्रास है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ले लकुटी गोधन ग्वारिन सब स्वांग मुरली मुरलीधर। यहाँ पर इस उदाहरण में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक वर्ण आया है ले, उसके बाद उसी वर्ण की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हुई है लकुटी। इसी प्रकार इसमें ग वर्ण एक बार आया है और पुनः एक बार उसकी आवृत्ति हुई है, और स वर्ण आया है, स वर्ण की एक बार पुनः आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार से म वर्ण की एक बार पुनः आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर एक पूरे वर्ण समूह की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। यहाँ पर म वर्ण की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हुई है मुद मंगलम में। संत समाजू में स वर्ण की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हुई है, अतः इसमें भी छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास का एक अन्य उदाहरण है। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटन राधिका पायन, मैन मनोहर बेन बजे सुसज तन सोहत पीत पट है। इस पद में द वर्ण की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हुई है, देखो के बाद दुरव शब्द आया है। उसी प्रकार क वर्ण की एक बार स्पष्ट आवृत्ति कुंज और कुटीर के रूप में हुई है। इसकी अगली पंक्ति में मैन मनोहर में म वर्ण की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हुई है और बैन बजे में ब वर्ण की एक बार स्पष्ट आवृत्ति हुई है, अतः इस पद में भी छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास के बाद अनुप्रास अलंकार का अगला भेद है वृत्त्यानुप्रास। जहाँ किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है, अर्थात किसी काव्य में किसी वर्ण विशेष से प्रारंभ होने वाले शब्द बार बार आए तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बेटी भगाइए। इस उदाहरण में सभी शब्द
भ वर्ण से ही शुरू हो रहे हैं, अर्थात भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। भगवान, भक्तों की, भयंकर, भूरी, बीती, भगाइए, ये सारे के सारे वर्ण भ वर्ण से ही प्रारंभ हो रहे हैं, अतः इसमें वृत्यानुप्रास है। इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। भव्य भावों में भयंकर भावना भरनी नहीं। इस उदाहरण में भी भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर भी वृत्यानुप्रास है। अगला इसका उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में भी त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अनेक बार आवृत्ति हुई है, इस वजह से यह एक वृत्यानुप्रास है। अनुप्रास का अगला भेद है लाटानुप्रास। जहाँ किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है तथा उनके अर्थ में अंतर नहीं होता, परंतु अन्वय करने पर तात्पर्य में भेद उत्पन्न हो जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास में किसी वर्ण की आवृत्ति न होकर शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, अर्थात कोई शब्द या वाक्य खंड बार बार आता है। लाटानुप्रास का एक उदाहरण देखते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस उदाहरण में पूत शब्द की आवृत्ति हुई है, तो शब्द की, क्यों की, धन की और संचय शब्द की आवृत्ति हुई है और इनका अर्थ भी एक समान है, लेकिन अन्वय करने पर इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से लाटानुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु। इस उदाहरण में शब्दों की आवृत्ति हुई है और उन शब्दों का अर्थ भी एक समान है, किंतु जब इसका हम अन्वय करते हैं तो दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग निकलता है। पहली पंक्ति का अर्थ निकलता है पराधीन जो जन, अर्थात जो जन पराधीन है उसको, उसके लिए सर्ग भी नर्क के समान है, और दूसरी पंक्ति का अर्थ निकलता है पराधीन जो जन नहीं, जो व्यक्ति पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके पास। यह एक लाटानुप्रास का उदाहरण है। अनुप्रास का अगला भेद है श्रुत्यानुप्रास। जब एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। वर्णों को अगर उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखें तो कुछ वर्ण कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, कुछ वर्ण तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ दंत से और कुछ ओष्ठ से। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को विभाजित किया जाता है, और अगर किसी कविता में किसी उच्चारण स्थान विशेष से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं कुछ उच्चारण स्थान एवं उनसे उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कंठ। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं क, ख, ग, ग, अंग। ये सभी वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आते हैं और कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। अतः किसी कविता में यदि क वर्ग से उच्चारित वर्णों का प्रयोग अधिक हुआ है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। इसी प्रकार से तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं च, छ, ज, ज, ञ। ये सभी च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, ण अर्थात ट वर्ग और र, श। दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं त, थ, द, ध, न। ये सभी त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। साथ ही ल और स भी दंत से उच्चारित है। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म। ये सभी प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति श्रुत्यानुप्रास कहलाती है। श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल उबालते। इस उदाहरण में त वर्ग के वर्णों अर्थात त, थ, द, द, न की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें श्रुत्यानुप्रास है। दास सिदत निसिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। इस उदाहरण में भी दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें भी श्रुत्यानुप्रास है। अनुप्रास का अगला भेद है अंत्यानुप्रास। जिस
पद के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। अर्थात जिस काव्य में पदों के अंत में स्वर एवं व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास का उदाहरण है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस उदाहरण में दोनों जो पद है उन पदों में ई स्वर की आवृत्ति हुई है जो कि पद के अंत में है, अतः यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास का अन्य उदाहरण है, कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। यहाँ पर दो पद हैं, इन दोनों ही पदों के अंत में य और न वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यह एक अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।